नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सोनिया चौहान। हमारा उत्तर प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। बुलेटिन का आगाज करते हैं उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने तिरंगा यात्रा के दौरान उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक और केशव प्रसाद मौर्य और साथ ही स्कूली छात्रों के साथ सेल्फी ली। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि ये तिरंगा यात्रा मात्र यात्रा नहीं, ये हमारे क्रांतिकारियों के प्रति, वीर सैनिकों के प्रति हमारी कृतज्ञता है। और साथ ही हम उत्तर प्रदेश में हर घर तिरंगा के कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। हर भारतीय के घर में भारत के आन बान शान का प्रतीक ये तिरंगा लहराना जाना चाहिए। और साथ ही सीएम योगी ने ये भी कहा कि ऑपरेशन सिंदूर में सेना के शौर्य और पराक्रम को, भारत के सामर्थ्य और शक्ति को दुनिया ने देखा है। उत्तर प्रदेश ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और साथ ही उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक, केशव प्रसाद मौर्य ने तिरंगा यात्रा में हिस्सा लिया। भारत के आन बान और शान के प्रतीक तिरंगा यात्रा के आज के इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्रिमंडल के मेरे वरिष्ठ सहयोगी श्री केशव प्रसाद मौर्य जी, श्री ब्रजेश पाठक जी, मंत्रिमंडल के मेरे सहयोगीगण, सभी सम्मानित जनप्रतिनिधिगण, आज की इस तिरंगा यात्रा में उपस्थित सभी भारत माता के वीर सपूत हमारे युवा साथियों, हमारा देश अपनी आजादी के 78 वर्ष पूरा कर रहा है। आजादी के अमृत काल में हर भारतीय के मन में अपने संविधान के प्रति, अपने राष्ट्रीय प्रतीकों के प्रति, अपने महान क्रांतिकारियों और महापुरुषों के प्रति श्रद्धा और सम्मान का भाव पैदा हो। इसे और प्रगाढ़ करने के लिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर पिछले 10 वर्षों के अंदर राष्ट्रीयता का भाव प्रगाढ़ता के साथ हर जन तक, हर घर तक पहुंचे। यह हर घर तिरंगा और तिरंगा यात्रा के माध्यम से हम सब देख रहे हैं। ये तिरंगा यात्रा मात्र यात्रा नहीं है, ये भारत माता के प्रति, भारतीय महापुरुषों के प्रति, अपने क्रांतिकारियों के प्रति, वीर सैनिकों के प्रति हमारी कृतज्ञता भी है। आजादी के पहले समारोह के साथ ही हर गांव में, हर नगर में, हर जनपद में ये तिरंगा यात्रा इस बात का उदाहरण प्रस्तुत कर रहा है। आज हम उत्तर प्रदेश के अंदर हर घर तिरंगा के इस कार्यक्रम के साथ जुड़ रहे हैं। हर घर तिरंगा, सेल्फी विद तिरंगा, हर भारतीय के घर में भारत के आन बान और शान के प्रतीक ये तिरंगा लहराया जाना चाहिए, क्योंकि यह हमारे देश का भी और हमारे सैनिकों के भी सम्मान का प्रतीक है। ऑपरेशन सिंदूर में भारत के
सेना के शौर्य और पराक्रम को, भारत की सामर्थ्य और शक्ति को दुनिया ने देखा है और भारत के सामर्थ्य और शक्ति को लेकर के आज जब दुनिया स्वयं अचंभित है, उन स्थितियों में हम भारतीयों का भी दायित्व बनता है कि हर हाल में हम भारत के सम्मान को ऊंचा बनाए रखने के लिए हर भारतवासी, 140 करोड़ भारतवासी अपने स्वयं के स्वार्थों को तिलांजलि देकर के अपने राष्ट्र माता के चरणों में समर्पित होकर के इस तिरंगा को हर घर पे लगा करके देश की आजादी के इन 78 वर्षों के शानदार समारोह में भागीदार बन करके समाज को बांटने वाले उन ताकतों को, उन तत्वों को बेनकाब करें जो जाति के नाम पर, क्षेत्र के नाम पर, भाषा के नाम पर, तमाम अन्य वादों के आधार पर सामाजिक एकता को छिन्न भिन्न करने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। और यह अवसर हम सबके लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होगा। आज के इस अवसर पर, इस यात्रा के शुभारंभ के अवसर पर मैं एक बार फिर से आप सभी लखनऊ के युवा साथियों को हृदय से अभिनंदन करता हूं, आजादी की अग्रिम शुभकामनाएं देता हूं और विश्वास करता हूं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आह्वान पर उनके संकल्प के साथ जुड़ करके 2047 का जो एक विराट लक्ष्य हम सबके सामने आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत का दिया है, उस विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत के लिए हम विकसित उत्तर प्रदेश और आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के उनके मार्गदर्शन को अपने जीवन का हिस्सा और अपने जीवन का मंत्र बनाएंगे। आज तिरंगा यात्रा का सभी हमारे अतिथिगणों से हमारा आग्रह है चलिए रुक करते हैं अगली खबर का। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर तिरंगा लगाया। हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत हो चुकी है और ऐसे में बीजेपी का हर घर तिरंगा अभियान शुरू। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आवास पर तिरंगा लगाया। ये तस्वीरें नई दिल्ली से, जहां पर गृह मंत्री अमित शाह ने नई दिल्ली स्थित आवास पर तिरंगा फहराया। उत्तर प्रदेश में विधानसभा का मानसून सत्र चल रहा है और इस दौरान सत्र में प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने कहा कि महत्वपूर्ण विषय ये है कि भविष्य के लिए सोचकर दीर्घकालीन योजनाएं बनाई जानी चाहिए और कभी-कभी शॉर्ट टर्म में योजनाएं बनाई जाती हैं जिसका तत्कालिक लाभ तो होता है लेकिन उसका दीर्घकालीन लाभ नहीं मिल पाता। सतीश महाना ने यह भी कहा कि प्रधानमंत्री ने हमारे देश के आजादी के 100 वर्षों के पश्चात 2047 में भारत कैसा होगा उसका एक विजन दिया है और उसके ऊपर काम करना शुरू किया गया और हर राज्य ने भी 2047 तक अपना विजन बनाया है। इस विजन को ध्यान में रखकर मुख्यमंत्री और सरकार ने ये निर्णय लिया कि विधानसभा में 24 घंटे अनवरत चर्चा की जाएगी और साथ ही विधानसभा के सदस्यों के द्वारा अपना विजन रखा जाएगा और सुझाव भी दिए जाएंगे। सरकार ने ये निर्णय लिया कि जनता के बीच जाकर उनके सुझाव लिए जाएं और उसके बाद 2047 का फाइनल विजन डॉक्यूमेंट तैयार किया जाए। देखिए, महत्वपूर्ण विषय यह है कि भविष्य के लिए सोचकर आज कार्य योजनाएं बनानी चाहिए। कभी कभी शॉर्ट टर्म में योजनाएं बनती हैं जिसका तत्कालिक लाभ तो होता है लेकिन दीर्घकालीन उसका फायदा नहीं होता। इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने हमारे देश की आजादी के 100 वर्षों के पश्चात 2047 में भारत कैसा हो, भारत के आने वाला भविष्य कैसा हो, उसके ऊपर एक विजन दिया और उसके ऊपर काम करना शुरू किया।
और उसी आधार के ऊपर माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा ये अपेक्षा करेगी कि हर स्टेट भी अपना विजन बनाए 2047 का। उत्तर प्रदेश में इस विजन को लेकर माननीय मुख्यमंत्री जी ने और सरकार ने ये निर्णय लिया कि इसकी विधानसभा में 24 घंटे अनवरत चर्चा कराई जाए। विधानसभा के माननीय सदस्यों के द्वारा उसके ऊपर अपना विजन रखा जाए, अपने सुझाव दिए जाए, कोई कमियां हैं तो सुधार के लिए अपनी बात कही जाए, क्योंकि लोकतंत्र चर्चा और परिचर्चा का एक सशक्त माध्यम का जो है उसका सबसे महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म विधानसभा और पार्लियामेंट है। तो विधानसभा में इसकी चर्चा हो और उस चर्चा के बाद सरकार ने निर्णय लिया कि जनता के बीच में जाएंगे कि ये बात है, ये विषय आए, जनता को सुझाव लिया जाएगा। उसके बाद एक फाइनल विजन डॉक्यूमेंट 2047 का बनेगा उत्तर प्रदेश का, जो फिर विधानसभा में पेश होगा और फिर उसके ऊपर चर्चा होगी। तो मुझे विश्वास है कि एक जो विजन आने वाले भविष्य का, हमारे बच्चों का, आने वाली पीढ़ी का, जो इस भारत के स्वर्णिम इतिहास को लिखने का एक भविष्य होगा, उसके ऊपर चर्चा उत्तर प्रदेश के नाते से हम क्या सहयोग कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता के लिए क्या सहयोग कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश के विकास के लिए क्या सहयोग कर सकते हैं, उत्तर प्रदेश की प्रगति के लिए क्या सहयोग कर सकते हैं, और निश्चित रूप से उत्तर प्रदेश में आने वाले नौजवानों के लिए क्या कर सकते हैं, किसानों के लिए क्या कर सकते हैं, मजदूरों के लिए क्या कर सकते हैं। इन सारे के ऊपर बातों के ऊपर चर्चा अनवरत 24 घंटे होगी। सर, विपक्ष इसका विरोध भी कर रहा है। अब देखिए, विपक्ष का अपना काम है, उनका अपना पॉलिटिकल एजेंडा है, वो क्या कर रहे हैं इसका जवाब तो वो ही दे पाएंगे। मेरे को विधानसभा के अंतर्गत आकर उसके लिए सब लोग उसमें सहयोग करें, ऐसी मैं अपेक्षा करता हूं। बाकी हर राजनीतिक दल अपने अपने एजेंडे के हिसाब से, अपने अपने विचार के हिसाब से अपना अपना काम करता है। तो विपक्ष का जो भी सोच होगा, विचार होगा, वो उसके हिसाब से काम करेंगे। उसके ऊपर मेरी कोई टिप्पणी उचित भी नहीं है और मैं देना भी नहीं चाहता। चलिए फिलहाल वक्त चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी द्वारा अपनाई गई परंपरा के साथ प्रगति की नीति गोवंश संरक्षण और गोधन इकोनॉमी की दिशा में समूचे देश के लिए बन गई एक मॉडल योजना। 2018-19 में निराश्रित गोवंश की समस्या के निदान हेतु स्पष्ट नीति निर्धारण के बाद प्रदेश में अवैध बूचड़खाने बंद हो गए। 2017 से पहले सिर्फ 100 गो आश्रय स्थल थे। 2025 में जिनकी संख्या 7,700 से भी अधिक हो चुकी है। मुख्यमंत्री सहभागिता योजना के अंतर्गत गोवंश के भरण पोषण के लिए डीबीटी के माध्यम से वितरित की जा रही है सहायता राशि। 2017 के बाद गोधन उत्पादों के अर्थतंत्र को पहली बार समझा गया तो आर्थिक उन्नति का नया मॉडल भी स्थापित हो गया। महिला स्वयं सहायता समूहों की सक्रिय भूमिका ने ग्रामीण क्षेत्रों में सृजित किए रोजगार के नए अवसर। काम दमदार, डबल इंजन सरकार। साधना इंस्टीट्यूट के छात्र हर साल नए नए जगहों पर, नए नए संस्थानों पर काम करने के लिए जाते हैं, उन्हें प्लेसमेंट मिलता है और साथ ही साथ वो संस्थानों का और साधना इंस्टीट्यूट का नाम भी रोशन करते हैं। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, मास कम्युनिकेशन में अपना करियर बनाना चाहते हैं तो साधना इंस्टीट्यूट आपके लिए एक सबसे बढ़िया विकल्प है। लोग सेहत बनाने के लिए क्या क्या नहीं करते, जिम जाते हैं, कसरत करते हैं, काजू बादाम प्रोटीन के डिब्बे तक घोल घोल कर पीते हैं, फिर भी उनकी सेहत नहीं बनती क्योंकि उनका पाचन तंत्र खराब है। और जब तक के पाचन तंत्र दुरुस्त नहीं होगा, वो जितना मर्जी अच्छे से अच्छा खा ले, उनकी सेहत नहीं बन सकती। इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा का निर्माण किया है जो कि आपके लिवर को, आपके पाचन तंत्र को दुरुस्त करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाए। सिर्फ 699 रुपए की पूरे एक महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं।
ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। रुक करते हैं अगली खबर का। उत्तर प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र जारी है और सदन के तीसरे दिन की कार्यवाही में क्या कुछ खास रहा, आपको दिखाते हैं। प्रदेश में जनमानस में 73 स्वास्थ्य सेवाएं देने के क्षेत्र में उल्लेखनीय प्रगति हासिल की है। आज हम कह सकते हैं कि 2017 में मेडिकल कॉलेज कितने थे किसी से छुपा नहीं है। आज 80 मेडिकल कॉलेज पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं और उसमें 44 सरकारी क्षेत्र में है। तो लखनऊ में अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई है। रायबरेली और गोरखपुर में एम्स की स्थापना हो चुकी है। आज आदरणीय अध्यक्ष जी, सरकारी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस की सीटों की संख्या 5250 से हो गई है और पीसीपी के तहत 350 सीटें भी है। नर्सिंग कॉलेजों का भी लगातार मेडिकल कॉलेजों से जोड़ करके निर्माण हो रहा है, जिसमें 80 सभी निर्माणाधीन है। प्रति लाख जनसंख्या बेड की संख्या 18.26 से बढ़कर 33.69 हो गई है। हेल्थ वर्कर प्रति 10,000 पर 13.23 से बढ़कर 35.71 हो गए हैं। आयुष्मान भारत योजना में उत्तर प्रदेश ने पूरे देश में नंबर 1 पर लाने का काम किया है। आज 5.5 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाकर गरीब को 5 लाख तक के निःशुल्क इलाज की गारंटी देने का काम उत्तर प्रदेश ने किया है। सबसे बड़ी बात है देखिए, संचारी रोग ध्यान बनाकर हमने जो मच्छर जनित रोग थे, जो वेक्टर जनित रोग थे, संचारी रोग थे, उनको पूरी तरह से नियंत्रण पाने में सफलता हासिल की है। उत्तर प्रदेश पहला राज्य जहां पीपीपी के आधार पर मेडिकल कॉलेज सफलतापूर्वक चलाए जा रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा दूरदर्शिता के प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन की प्रारंभ की गई है, जिसमें उत्तर प्रदेश राज्य अग्रणी है। हमारा संकल्प है कि 2045 तक प्रत्येक नागरिक की अपनी आवाज की, प्रत्येक स्वास्थ्यकर्मी का अपना यूनिक एचपीआर, प्रत्येक चिकित्सा इकाई का अपना यूनिक एचपीआर और प्रत्येक नागरिक का अपना इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड होगा, जिससे नागरिकों को हेल्थ रिकॉर्ड को हर जगह ले जाने में सुविधा होगी। चिकित्सक भी पुराने रिकॉर्ड को देखकर आवश्यकतानुसार तत्काल चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करा सकेंगे। ऐसी व्यवस्था बनाई जाएगी कि नागरिकों की प्राइवेसी और डाटा सुरक्षित रहे। आदरणीय जैसे जैसे स्वास्थ्य सूचकांकों में बेहतरी होगी, नागरिकों की औसत उम्र बढ़ेगी, जिससे आय संबंधी समस्याओं का बोझ बढ़ेगा। अधिक उम्र के लोगों की स्वास्थ्य सेवाओं को व्यक्तिगत दवाइयां, ट्रीटमेंट उपकरणों की आवश्यकता है। सभी अधिक उम्र के लोगों की स्वास्थ्य की बीमारी संभालने की सरकार संकल्पित है। हमको पश्चिमी देशों के मॉडल को नहीं अपनाना है, बल्कि अपराधों को छोड़कर प्रत्येक परिवार को सक्षम बनाना है। वो अपने वृद्ध माता पिता, दादा दादी, नाना नानी के स्वास्थ्य की प्रारंभिक देखभाल घर में ही करने में सक्षम हो। आपातकालीन स्थिति में आवश्यकतानुसार निकटतम स्वास्थ्य इकाइयों पर एम्बुलेंस से ले जा सके। आने वाले वर्षों में मानसिक स्वास्थ्य एक विशेष स्वास्थ्य समस्या बनकर उभर रही है। इसके लिए आधुनिक जीवन शैली तनाव रफ्तार में कारण हो सकते हैं। ऐसे में मानसिक स्वास्थ्य के लिए प्रेवेंटिव और क्यूरेटिव दोनों दिशाओं में काम करना होगा। हमें 2045 तक डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कैंसर और अन्य संक्रामक रोगों के बोझ को कम करके देश के शीर्ष 5 राज्यों में स्थान प्राप्त करना होगा। इसके लिए न केवल प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, प्रारंभिक जांच और स्क्रीनिंग ट्रीटमेंट को बढ़ाना होगा, बल्कि लोगों को स्वस्थ जीवन शैली अपनाने में प्रेरित करना होगा और नशा मुक्त धूम्रपान को प्रोत्साहित करने के बेहतर प्रयास करना होगा। हर जनपद में एक मेडिकल कॉलेज होने से जनता को 73% की सुविधाएं प्राप्त हो सकेंगी। हर मंडल में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल और अत्याधुनिक ट्रॉमा सेंटर स्थापित होगा, जिससे आपातकालीन सेवाएं, सुपर स्पेशलिटी चिकित्सा सेवाएं जनता को नजदीकी उपलब्ध हो सकेंगी। इन सुपर स्पेशलिटी अस्पतालों और मेडिकल कॉलेज आधुनिक मशीन को 24/7 सीएससी से जोड़ा जाएगा और एम्बुलेंस की प्रभावी क्रियाशीलता से लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएगी, जिससे दुर्घटनाओं से होने वाली मृत्यु की घटनाओं को कम किया जा सकेगा। प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत योजना के तहत प्रदेश के सभी गरीब परिवारों के मध्यम वर्ग को भी जोड़ा जाएगा। केवल अमीर परिवारों को छोड़कर सार्वजनिक स्वास्थ्य कवरेज सभी को दिया जाएगा। 2047 तक प्रदेश विकसित होगा और प्रदेश की आय बढ़ेगी। हम अपनी आय से ऐसी योजनाओं को क्रियान्वित कर पाएंगे, इससे लोगों को आपातकालीन और अवकाश के खर्चे में कमी आएगी, जिससे उन्हें मानसिक राहत मिलेगी। पश्चिमांचल, मध्यांचल, पूर्वांचल और बुंदेलखंड में विभाजित कर विकास की नियोजित रणनीति तैयार की गई है। बुंदेलखंड को स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन के रूप में
विकसित किए जाने हेतु डिफेंस कॉरिडोर की स्थापना, फार्मा पार्क की स्थापना, हेरिटेज पर्यटन का विकास, सोलर पार्क का विकास तथा डेयरी कॉम्प्लेक्स की स्थापना की जा रही है। इसमें विस्तार की आवश्यकता है। पश्चिमांचल क्षेत्र के विकास के लिए जेवर अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निर्माण, 1000 एकड़ क्षेत्र में फिल्म सिटी का निर्माण, ग्लोबल टेकअप की स्थापना तथा स्पेशल एजुकेशन जोन को स्थापित किया जाएगा। पूर्वांचल क्षेत्र के लिए इस क्षेत्र में बुद्धा ट्रेल, स्पेशल एजुकेशन जोन, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र, स्पेशल एग्रीकल्चर इकोनॉमिक जोन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर तथा इंटरनेशनल स्टेडियम को स्थापित किया जाएगा। मध्यांचल क्षेत्र को भी स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन में सम्मिलित किया गया है, जिसके अंतर्गत इस क्षेत्र में लेदर पार्क, ड्रोन्स एवं रोबोटिक हब की स्थापना की जाएगी। इसके अतिरिक्त AI सिटी, प्रमोट फार्मा एवं टेक्सटाइल पार्क की भी स्थापना की जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में बुनियादी ढांचे का तेजी से विस्तार हुआ, कानून व्यवस्था में जनता का भरोसा बहाल हुआ, निवेशकों के लिए अनुकूल माहौल बना और ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट के ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी जैसे आयोजनों ने राज्य के में रिकॉर्ड निवेश आकर्षित किया। शिक्षा, स्वास्थ्य, महिला सशक्तिकरण, सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक अवसरों में सुधार के साथ साथ पूंजीगत व्यय, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रैंकिंग, SDG प्रदर्शन और राजकीय स्वास्थ्य सूचकांकों में उल्लेखनीय प्रगति दर्ज की गई है। अब 2047 तक का लक्ष्य केवल निरंतर विकास का न होकर उत्तर प्रदेश को एक विकसित, आत्मनिर्भर, समावेशी और वैश्विक प्रतिस्पर्धी राज्य के रूप में स्थापित करना है, जहां गरीबी शून्य हो, सभी को अंतर्राष्ट्रीय मानकों की शिक्षा व स्वास्थ्य उपलब्ध हो, रोजगार के भरपूर अवसर हो, हरित एवं प्रदूषण मुक्त पर्यावरण हो और राज्य अपने राजस्व स्रोतों के बल पर केंद्र पर वित्तीय निर्भरता से मुक्त होकर देश की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अग्रणी भूमिका निभाए। बीते 8 वर्षों की प्रगति इस लक्ष्य की ठोस नींव है और आने वाले वर्षों में इसी गति और संकल्प के साथ आगे बढ़कर उत्तर प्रदेश न केवल विकसित भारत 2047 के विजन को साकार करेगा, बल्कि उसका सबसे चमकदार उदाहरण होगा। प्रदेश देश की दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर है। आज पूर्वांचल में एक्सप्रेस वे बन रहे हैं, बुंदेलखंड में उद्योग आ रहे हैं, किसानों को समय पर भुगतान हो रहा है, युवाओं को स्वरोजगार और स्टार्टअप के लिए मार्गदर्शन मिल रहा है और महिलाएं स्वयं सहायता समूह के माध्यम से लखपति दीदी बन रही है। मानवर हमारी सरकार निरंतर सर्वांगीण सामाजिक एवं आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय की दिशा में कार्य कर रही है। आज हम इस स्थिति में आ चुके हैं कि एक दीर्घकालिक विजन तैयार कर सके। इसके लिए आवश्यक है कि सम्मानित सदन के सभी सदस्य एकजुट होकर इस प्रयास के भागीदार बने, ताकि आजादी के 100 वर्ष पूरे होने पर हमारा देश और प्रदेश पूर्ण रूप से विकसित, आर्थिक रूप से समृद्ध, सामाजिक रूप से सशक्त हो सके और वैश्विक स्तर पर अग्रिम पंक्ति में खड़ा हो। इस क्रम में मैं अपने विचार इस माननीय सदन के समक्ष प्रस्तुत करना चाहता हूं। भारत सरकार द्वारा विकसित भारत 2047 की परिकल्पना प्रस्तुत की गई है, जिसके अंतर्गत स्वतंत्रता की 100वीं वर्षगांठ तक देश को पूर्ण विकसित, वैश्विक स्तर पर प्रभावशाली, सुरक्षित और समावेशी राष्ट्र के रूप में स्थापित करना है। बहुआयामी है जिसमें आर्थिक विकास, सामाजिक न्याय, सतत विकास, सुरक्षा और सुशासन का समावेश है, जो एक सुदृढ़ और संपन्न भविष्य के लिए सक्षम राष्ट्र के निर्माण के लिए आवश्यक है। भारत सरकार के वर्ष 2047 के विजन की तारतम्यता में तथा प्रदेश की विशेष परिस्थितियों में संभावनाओं का ध्यान रखते हुए प्रदेश सरकार द्वारा भी वर्ष 2047 का विजन तैयार किया जाना आवश्यक है। इसी संदर्भ में इस वर्तमान सत्र में ये विशेष चर्चा रखी गई है। उत्तर प्रदेश विजन 2047 वर्ष 2047 में प्रदेश के लिए निम्नलिखित लक्ष्य निर्धारित किए जाने पर विचार किया जाना प्रस्तावित है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को देश की सबसे विकसित अर्थव्यवस्था के रूप में स्थापित करना, प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को राष्ट्रीय औसत के ऊपर ले जाना, जीरो पॉवर्टी के लक्ष्य को प्राप्त करना, कृषि समृद्ध और किसानों की स्थिति में सुधार, प्रदेश को वैश्विक स्तर पर पूंजी निवेश के लिए पसंदीदा गंतव्य के रूप में स्थापित करना, सबके लिए गुणवत्तापूर्ण एवं रोजगार परक शिक्षा, प्रदेश में विश्व स्तरीय चिकित्सा सुविधा, वर्क फोर्स में महिलाओं की भागीदारी को कम से कम 60% तक बढ़ाया जाना, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास करना, प्रदेश के विकास में स्पेस टेक्नोलॉजी का अधिकाधिक उपयोग, प्रदेश को IT, लॉजिस्टिक्स एवं औद्योगिक हब बनाया जाना, ग्राम पंचायतों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर तथा डिजिटाइजेशन के माध्यम से आधुनिक एवं सशक्त बनाया जाना, गांव में कुटीर उद्योगों को बढ़ावा दिया जाना, पर्यावरण को संरक्षित करना एवं समृद्ध बनाना, ग्रीन हाउस गैसेज तथा कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जन को कम करने के लिए आधिकारिक वृक्षारोपण किए जाने का लक्ष्य है।
जिसके लिए सामाजिक बानगी के अंतर्गत वृक्षारोपण का अभियान चलाया जा रहा है। अभी तक 242 करोड़ पेड़ों का वृक्षारोपण किया गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशानुसार सुबह में तिरंगा यात्रा निकाली थी। हर घर तिरंगा का अभियान चल रहा है और उसमें हम सब ने भारत माता की जय के नारे लगाए। हमने उस भारत माता का जय का नारा लगाया जिसके लिए हमारे वेदों में कहा गया है, पुराणों में कहा गया है, गायन की देवा अखिल की सिखाली धन्या सुते भारत भूमि भाती। देवता भी चाहते थे कि भारत भूमि में हमें जन्म मिले। अगर बहुत रेसेंट भाषा में अगर बात किया जाए, बहुत हाल की भाषा में बात किया जाए, तो हम सब ने सुना है वो गीत। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।